नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज सबसे पहले बात करते हैं मौसम की मनमर्जियों की। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ की चोटियों तक इन दिनों मौसम का रंग अलग ही देखने को मिल रहा है। मई के महीने में गर्मी नहीं बल्कि बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के गुरेज और बनिहाल जैसे ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी की वजह से सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान है। मई में कश्मीर का नज़ारा दिसंबर और जनवरी जैसा दिखाई दे रहा है, जहां बर्फबारी के बाद हसीन वादियां और भी दिलकश लगने लगी हैं। बर्फ से लिपटी चोटियां, संगमरमर से चमकते बर्फ और हवाओं में झूमते पेड़, इस हसीन नजारे को देख कोई कैसे ना फिदा हो जाए। हसीन मौसम में कश्मीर की वादियां मुस्कुरा रही हैं। बांदीपोरा से बनिहाल तक, गुरेज की घाटियों से वादियों की चोटियों तक बर्फ की चादर मखमली एहसास करा रही है। इन तस्वीरों को देख बेशक आपको दिसंबर जनवरी वाला एहसास हो रहा होगा, लेकिन ये मई और जून की तपिश और गर्मी वाले मौसम की हकीकत है। कश्मीर में मौसम यूं तो हर पल बदलता रहता है, लेकिन इस बार कुछ यूं करवट ली है कि कश्मीर का रोम रोम खिल उठा है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश और तेज हवाओं का दौर चल रहा है, तो पहाड़ों पर नजारा कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है। न सिर्फ बारिशें बल्कि पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद पूरे कश्मीर में तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। श्रीनगर की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान शनिवार का मात्र 16 डिग्री रहने की आशंका जताई जा रही है, जो इस मौसम में यानी मई के अंत में सबसे कम तापमान दिन का रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि पहाड़ों पर तापमान में ताज़ा बर्फबारी से और भी गिरावट आ गई है। अगर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें, जहां पर गुलमर्ग के अफरवट पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, वहीं पर गुरेज जाने वाली सड़क के राजदान पास, करगिल जाने वाली सड़क के जोजिला पास और भी कई पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी में तापमान में ये गिरावट आई है। ये तस्वीरें कश्मीर के गुरेज सेक्टर की हैं, जहां ताजा बर्फबारी के बाद हसीन वादियां एक बार फिर बर्फ से चमचमाने लगी। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा और गुरेज जैसे ऊपरी इलाकों में घाटी की प्राकृतिक सुंदरता दोगुनी हो गई। बर्फ का आलम ये रहा कि कई सड़कें बंद हो गई। यूं तो कश्मीर की ये वादियां अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा से ही जानी जाती रही हैं, लेकिन जब मई के महीने में बेतहाशा गर्मी के मौसम में बर्फबारी का लुत्फ मिल जाए तो फिर बात बन जाए। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, घाटी का मौसम अभी और बदलने वाला है। कई इलाकों में बर्फबारी और तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों के दौरान कश्मीर में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। यहां तक कि मई के महीने में तापमान 34 डिग्री तक श्रीनगर का पहुंच गया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लेकिन शुक्रवार से हो रही इन बारिशों से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन तक कश्मीर में इसी तरह रुक रुक कर बारिशें होती रहेंगी। अशरफानी, श्रीनगर, आज तक। सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी मौसम का रुख बदला सा है। रोहतांग पास में मौसम एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहा है। मई के अंतिम दिन में जब तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका हो, ऐसे में रोहतांग में हुई ताज़ा बर्फबारी मानो तपती धूप में ठंडी छांव की राहत लेकर आई है। रोहतांग पास में हल्की बर्फबारी के बाद वहां मौजूद पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। सैलानी बर्फ में खेलते नजर आए। मई महीने में इस तरह की बर्फबारी एक दुर्लभ अनुभव है, जो पर्यटकों के लिए यादगार बन गया। और अब बात करते हैं सुहाने मौसम की। मई के महीने में अमूमन उमस भरी गर्मी और तपते सूरज की तपिश लोगों की मुश्किलें बढ़ाती है, लेकिन मई का अंतिम दिन भी लोगों को राहत की बारिश देकर गया है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक आसमान में घने काले बादलों का डेरा है और हल्की बारिश की फुहार है और हवा में हल्की ठंडक, यानी मौसम का कूल मिजाज आपके वीकेंड में घुल चुका है। जब आसमान से बरसी राहत की बूंदें तो तपती जमीन ने भी सुकून की सांस ली।
दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बारिश की ये फुहारें लेकर आई हैं सुकून का पैगाम। मई के इस महीने में मौसम की रंगत कुछ अलग ही नजारा पेश कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मौसम में फरवरी वाली गुलाबी ठंड आ गई हो। हल्की सर्द हवाएं, आसमान में काले घने बादल और बारिश की फुहारों के इंतजार के दरमियान एक फील गुड वाला एहसास। दिल्ली से देहरादून तक मौसम का मूड कुछ कूल सा है। तस्वीरें दिल्ली की है, जहां मौसम का मिजाज पिछले कुछ वक्त से बदला सा नजर आ रहा है। लेकिन शनिवार शाम को रिमझिम बारिश की फुहारों ने रंगत ही बदल दी। हालांकि मौसम दिल्ली वालों के लिए राहत का पैगाम लेकर आया, लेकिन मौसम में बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। यहाँ बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो दी, लेकिन परेशानी भी बढ़ा दी। बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कें पानी में समा गई हैं, घर, पेट्रोल पंप और दफ्तरों में पानी घुस गया है। सबसे पहले गुवाहाटी की तस्वीर देखिए। गर्मी के बीच आसमान से राहत की बारिश तो हुई, लेकिन लोगों के लिए आफत बन गई। अब असम के जोरहाट की तस्वीरें देखिए। यहाँ तेज बारिश की वजह से रंगा नदी उफान पर आ गई। अब तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ सुबनसिरी में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों की सड़कें पानी में बह गईं। जहाँ तहाँ फंसे लोगों को किसी तरह रेस्क्यू किया गया। फिलहाल मौसम की मनमर्जियां हर तरफ जारी हैं। कई बर्फबारी हो रही है तो कहीं तेज बारिश। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां अब तक बारिश का इंतजार ही है। लेकिन मौसम का ये मिजाज गर्मी से तो छुटकारा लेकर ही आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ केरल से लेकर अरुणाचल प्रदेश और असम तक बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत दरमियान बाढ़ की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गुजरात के गांधीनगर में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गुजरात पुलिस और एनसीसी कैडेट्स ने मॉक ड्रिल की। इस संयुक्त मॉक ड्रिल का मकसद बाढ़ के हालात में चुनौतियों से निपटना था। गांधीनगर स्थित कराई कैनाल के अंदर मल्टी एजेंसीज एक्सरसाइज की गई है। भारतीय सेना के नेतृत्व में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी में बाढ़ की स्थिति में किस प्रकार से रेस्क्यू और राहत बचाव कार्य करना है उसको लेकर एक्सरसाइज की गई है। फिलहाल पीछे की तरफ की तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप एनसीसी कैडेट समेत भारतीय सेना के जवान, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टुकड़ियां हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। हमारे साथ जो एक्सरसाइज हुई है उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ब्रिगेडियर राजेश कुमार जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, कितनी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, क्योंकि बीते साल हमने देखा था वडोदरा और सौराष्ट्र के कई जिलों के अंदर बाढ़ की स्थिति थी। 2 से 3 दिन तक जल भराव की स्थिति देखी गई, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त था। सेना ने भी बचाव कार्य किया था, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की अलग अलग टीमें भी वहाँ पे दिखाई पड़ी थी। जैसे आपको पता है कि पिछले वर्ष भी वडोदरा में काफ़ी फ्लड आए थे, उसमें हम लोग एम्प्लॉय हुए थे। लेकिन ये जो हमने जो ड्रिल किया है, हमने इसलिए किया कि हमारे साथ जो एजेंसियाँ काम करने वाली हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ मिलकर हम हमारी तरतीब ठीक कर सकें। इसलिए हमने यहाँ पे कैनाल के अंदर हमारा एक दूसरे की काबिलियत को समझने के लिए, हमारे सामान को चेक करने के लिए ड्रिल किया है। क्योंकि मानसून ऑलरेडी अराइव हो चुके हैं, महाराष्ट्र में आ चुके हैं, नेक्स्ट कभी भी गुजरात में आ सकते हैं, इसलिए उसके ध्यान के लिए हमने एक्सरसाइज किया है। सर, समय समय पर चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी होती है। हमने आज की एक्सरसाइज में देखा है ड्रोन का भी इस्तेमाल होते हुए देखा है। किस प्रकार से आने वाले दिनों में अलग अलग टीमें तैयार की गई हैं अभी से ही? मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने इस बार काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। आपने देखा ड्रोन इंप्लीमेंट किया है, मेडिसिन के अंदर, इवन जो लाइफ सेविंग के अंदर भी हमने नए इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। एक जो आपने थ्रोइंग द रोप देखा होगा, उससे हम किसी भी नुमाइंदे को पानी में डूबते हुए को बचा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे जो फ्लड रिलीफ कॉलम्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है। सर, भारतीय सेना की बात करें, जब रेस्क्यू किया जाता है तो बोट के साथ, हमने कई बार हेलीकॉप्टर के साथ भी रेस्क्यू करते हुए देखा हुआ है। किस प्रकार से टीमें भेजी जाती हैं, कितने जवान एक टीम में मौजूद रहते हैं? हमारी एक टीम में 50 जवान होते हैं और ये 50 जवानों में सब शामिल होते हैं, मेडिकल के, इंजीनियर्स के और बाकी जो सैनिक होते हैं। और हमारे सैनिक सक्षम हैं
किसी भी सिविलियन को पानी में डूबते हुए बचाने के लिए चाहे हेलीकॉप्टर से करना पड़े, चाहे स्लिदरिंग करना पड़े, कुछ भी तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। मैं पीछे की तरफ की आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। जब बचाव और राहत कामकाज जब सेना की तरफ से किया जाता है, आमतौर पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टुकड़ियाँ होती हैं वो बचाव और राहत का कामकाज जो है वो करती हैं, लेकिन जब स्थिति काफ़ी विकट हो जाती है और जलभराव की स्थिति लगभग 2 से 3 दिन तक अलग अलग शहर या जिलों में देखने को मिलती है, तब फायर ब्रिगेड के साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टुकड़ियाँ होती हैं वो पहुंचती हैं। इस बार ड्रोन के साथ, और ख़ास करके जब लोगों को दवाइयों की ज़रूरत हो और जलभराव की स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल हो जाता हो, ऐसी स्थिति में सेना के जो जवान हैं वो उनके साथ अपने लाइट्स, साथ में खाने की चीज़ें, राशन, ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाते हैं। उस दौरान एक जगह से दूसरी जगह तक रेस्क्यू करने के लिए बोट का इस्तेमाल होता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी कई लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। हालांकि इस बार जब अब जून आने की तैयारी है और पिछले ही साल गुजरात के कई जिलों के अंदर जलभराव की भारी स्थिति देखी गई थी, उसमें सेना के जवानों ने कई लोगों को रेस्क्यू किया था। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बार ये पूरी एक्सरसाइज एसडीआरएफ एनडीआरएफ को साथ में रख के भारतीय सेना द्वारा की गई है। अगर कहीं पे भी भारी जल भराव की स्थिति देखी जाती है तो इस बार भी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए राहत सामग्रियां समय पर पहुंचाने की जो एक्सरसाइज है वो पूरी की गई है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी। एक तरफ बाढ़ के हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई तो वहीं दूसरी ओर देश के दुश्मनों के इरादों को मिट्टी में मिलाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पाकिस्तान से सटे जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। 4 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों में मॉक ड्रिल रखी गई। इसमें गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़ शामिल हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास वाले शहरों में भी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। हर महीने अब एक दिन सरहदी जिलों में आपातकालीन स्थिति में क्या करें, इसके लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं भारत में की जा रही मॉक ड्रिल को लेकर पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। गुजरात समेत सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। अभी सायरन का हूटर बजा है और जो है एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंची है। हवाई हमले में क्या सिचुएशन होती है, उसमें किस तरह से बचाव किया जाए, उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे फॉलो की जा रही है। एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पे आके लोगों को बचाएगी। किस तरह से लोग जो हवाई हमला होता है, एयरफोर्स स्टेशन पर जब हवाई हमला हुआ तब क्या होता है, तो वो सिचुएशन जो है उसकी मॉक ड्रिल यहाँ की जा रही है। पूरी टीम जो है यहाँ पे सिविल डिफेंस के स्टाफ जो है, जो वॉलंटियर्स है सिविल डिफेंस का, वो भी यहाँ पे है। किस तरह से यहाँ पे अगर हवाई हमला हुआ है तो उसके बाद लोग जो अलग अलग बिल्डिंग में फंसे हैं उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे की जा रही हैं। बचाने की कोशिश करते हुए ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, किस तरह लोगों को बचाया जाए, तो लोगों को बचाते हुए जो है वो विजुअल यहाँ पे दिख रहे हैं कि मॉक ड्रिल के वक्त किस तरह से जो है काम करना है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो कैसे लोगों को बचाती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती है। सभी लोगों को जब भी कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़े तो तब क्या हाल होते हैं, वो मॉक ड्रिल में समझाया जा रहा है कि लोगों को कैसे बचाया जाता है। एनडीआरएफ हो या फिर सिविल डिफेंस हो, सभी लोग जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं और यहाँ पे लोगों को बचाया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह होता है, हवाई हमले से होने के बाद की स्थिति में किस तरह बचाया जाता है, नागरिकों को जो घायल हुए हैं उनको किस तरह से जो है इलाज के लिए ले जाया जाता है, वो सारी चीज़ें इस मॉक ड्रिल में कंडक्ट की गई हैं। मॉक ड्रिल का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य वही है कि लोगों में जागरूकता आने के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ इस बार की गई है। पिछली बार जो हुआ था मॉक ड्रिल, पहला मॉक ड्रिल था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, वो कमियां जो हैं इस बार दूर हो उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। तो यही मकसद है मॉक ड्रिल का कि किसी भी आपातकालीन स्थिति को पहुंचने के लिए सभी लोग जो हैं वो तैयार रहें और हमेशा जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है तो उन स्थितियों में जो है वो नागरिकों को कैसे बचाया जाए, कम से कम कैजुअलिटी कैसे हो और साथ ही प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद कैसे रहे, यही कोशिश है मॉक ड्रिल की। और वही मॉक ड्रिल आज जो है सीमावर्ती राज्यों में की गई। गुजरात में भी सभी जिलों में इसी तरह जो है मॉक ड्रिल की गई है और यहाँ पे कोशिश की गई है कि लोगों को कैसे रेस्क्यू किया, साथ ही अगर खून की जरूरत है तो उनको खून कैसे मिल पाए, वो सारी चीज़ें जो है इस मॉक ड्रिल में शामिल की गई है। गांधीनगर से कैमरामैन सजाराम के साथ ब्रिजेश दोषी। और आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान से सटे कई इलाकों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के जरिए जम्मू से लेकर गुजरात तक सीमा सुरक्षा का जायजा लिया गया। श्रीनगर में सिविल डिफेंस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को बताया गया कि अगर बम से हमला होता है तो कैसे बचें, किसी भी तरह के हमले के दौरान खुद को बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या करना चाहिए। अखनूर में स्कूल में मॉक ड्रिल का किया गया, जहां बच्चों को सावधानी और बचाव के उपाय बताए गए। श्रीनगर में ऑपरेशन शील्ड के तहत
मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यहाँ सिविल डिफेंस के लोगों ने राहत और बचाव का डेमो दिया। इन लोगों ने बताया कि अगर किसी इमारत में आग लगी है तो उस पर कैसे काबू पाया जाए। श्रीनगर से दूर अहमदाबाद में भी मॉक ड्रिल के जरिए हवाई हमलों से बचने के तरीके बताए गए। यहाँ मॉक ड्रिल का सायरन बजते ही मौके पर एम्बुलेंस पहुंच गई और घायलों को कैसे शिफ्ट करना है इसका डेमो दिया गया। ऐसे मॉक ड्रिल का आयोजन चंडीगढ़ और अमृतसर में भी किया गया। एक तरफ तैयारी देश की सुरक्षा की हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा को लेकर भी कड़ा पहरा है। पहलगाम में जहां कुछ दिन पहले सैलानियों को निशाना बनाया गया था, वहां अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव भी पहलगाम होता है। ऐसे में तैयारी जोर शोर से जारी है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के साथ साथ यात्रियों की सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। देखिए पहलगाम से एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम पहलगाम में हैं और पहलगाम में नुनवन यात्रा का जो बेस कैंप है, अमरनाथ यात्रा की बात करें तो सबसे बड़ा ये बेस कैंप है पूरी घाटी का। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है काम जोरों शोरों पे चल रहा है। किसी जमाने में या पिछले साल तक यहाँ पे टेंट हुआ करते थे और टेंटिंग फैसिलिटी थी, क्योंकि पहलगाम में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। लेकिन अब की बार अगर आप बात करें तो कुछ परमानेंट फैसिलिटीज बनाई है सरकार ने और ये सब किया गया है कि यात्रियों को जो है पूरी सुविधा मिले। जैसे आप देख सकते हैं ये जो आयरन बेस्ड यानी कि लोहे के कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं, प्रीफैब स्ट्रक्चर होंगे और अभी भी जो है काम चल रहा है। इस साल जो बाइसरन हमला हुआ है उसके बाद से सारा फोकस अभी जो सरकार है, प्रशासन है, सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनका पूरा फोकस यात्रा पे ही है। और अभी ऐसा लग रहा है कि शायद टूरिज्म जो है यहाँ ज्यादा टूरिज्म पे ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकार अभी चाहती है कि पहली प्राथमिकता अमरनाथ यात्रा है। अमरनाथ यात्रा सही से हो जाए, कोई घटना ना हो, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ है बाइसरन का, उससे ये बात साफ है कि अगर टूरिस्ट पे अटैक हो सकता है तो यात्री भी एक टारगेट बन सकते हैं। तो पहलगाम में पूरा सुरक्षा का माहौल, हालांकि अभी यात्रा को काफी समय है, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा समय बाकी है, लेकिन अभी से अगर आप बात करें तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। यहाँ काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है और जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ये यात्रीज के लिए है, एक किस्म की ट्रांजिट फैसिलिटी है, क्योंकि यात्रा जब शुरू होती है यहीं से जत्थे आगे चंदनवाड़ी और फिर आगे शीशनाग गुफा की तरफ जाते हैं। पहलगाम और बालतल 2 रूट हैं, लेकिन साफ तौर पे बाइसरन हमले का असर ये कि काफी कड़े सुरक्षा के इंतजाम, उसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन होती थी उसके बारे में भी जो ज्यादा कुछ सरकार अभी नहीं बता रही कितने यात्रियों ने जो है रजिस्टर किया है इस साल। लेकिन साफ बात यही कि पूरा अटेंशन प्रशासन का कि जहां एक तरफ सुविधाएं यात्रियों को, वहीं दूसरी तरफ जो सुरक्षा के इंतजाम हैं आज तक शायद ही ऐसे किए गए हों। और मल्टी टायर सिक्योरिटी रिंग रहेगा यात्रा के आसपास, ताकि जो यात्रा है अच्छे से हो जाए बिना किसी अप्रिय घटना के। कैमरा पर्सन आरिफ बलोच के साथ मीर फरीद, नुनवन बेस कैंप पहलगाम। सनातन धर्म में अमरनाथ यात्रा का बेहद महत्व है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं, पहला पहलगाम से, दूसरा बालटाल से। बाबा बर्फानी की गुफा तक जाने का सबसे पुराना रास्ता पहलगाम से जाता है। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 40 किलोमीटर दूर है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ भगवान शिव की अमर कथा जुड़ी है। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी है। मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था। चंदनवाड़ी के बाद अगला पड़ाव आता है पिस्सू टॉप। मान्यता यह है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। और इसके बाद पिस्सू टॉप के बाद यात्रा में अगला पड़ाव है शेषनाग का। मान्यता है कि यहाँ महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। शेषनाग से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे महागुण पर्वत आता है। यहाँ के लिए कहा जाता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर आगे है पंचतरणी और पंचतरणी से 6 किलोमीटर दूर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा मौजूद है, जहां बाबा के दर्शन होते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने भी सुनी ही होगी, नोटों के बिस्तर पर सोना। लेकिन अब यह कहावत हकीकत में तब्दील हो सकती है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नई पहल करने जा रहा है। अब तक जो नोट कटे फटे या पुराने होकर आपकी जेब से बाहर हो जाते थे, अब वो जल्द ही आपकी कुर्सी, टेबल या शायद किसी ऑफिस के फर्नीचर में प्रयोग किए जाएंगे। जी हाँ,
इसके लिए आरबीआई ने तकनीकी संसाधनों के साथ मिलकर एक नया फॉर्मूला खोज लिया है, जिसकी मदद से फटे पुराने नोटों को लकड़ी के बोर्ड बनाने में प्रयोग किया जाएगा। इन फटे पुराने नोटों का इस्तेमाल पार्टिकल बोर्ड बनाने में होगा। पार्टिकल बोर्ड एक तरह की इंजीनियर्ड बोर्ड होती है, जिसे लकड़ी के बुरादे और दूसरे फाइबर की मदद से तैयार किया जाता है। अब इसमें पुराने नोटों की कतरन भी शामिल होगी, जिससे कुर्सी, मेज और अलमारी जैसे टिकाऊ फर्नीचर बनाए जा सकेंगे। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि ये पहल पर्यावरण को बचाने में कारगर साबित होगी। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हर साल 15,000 टन से ज्यादा फटे गले नोट जमा होते हैं और अब तक इन नोटों को अमूमन जलाकर नष्ट कर दिया जाता था, लेकिन ये प्रक्रिया न सिर्फ महंगी थी बल्कि पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक थी। और अब बात लखनऊ के उस लड़के की करते हैं जो आज से 8वें दिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाला है। 2006 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्क्वाड्रन लीडर कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। 8 जून को शुभांशु अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। अंतरिक्ष तक उनकी इस उड़ान से पहले शुभांशु का परिवार उनकी इस उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा है। लखनऊ का सामान्य से दिखने वाला ये घर देश की एक असामान्य प्रतिभा का है, जो 140 करोड़ भारतीयों का ख्वाब पूरा करने जा रहा है। 8 जून को जब शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की उड़ान पर होंगे, देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजर उन पर होंगी। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के जरिए नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। इस उड़ान के लिए ग्रुप कैप्टन शुक्ला पूरी तरह तैयार हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु अनंत अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने और समझाने के सूत्रधार बनेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस के अंतरिक्ष मिशन के जरिए ये ख्वाब पूरा होगा। मिशन का नाम है AX4। एक्सियोम स्पेस का ये चौथा अंतरिक्ष मिशन है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की यात्रा करेंगे। Thank you so much for your contribution. I may not know you personally, but I understand that it is each one of you who have contributed to this mission being a success, and I'm sure that it will be a success going forward from here. लखनऊ के रहने वाले शुभांशु नासा एक्सियोम स्पेस के AX4 मिशन के पायलट होंगे। 4 सदस्यों का दल करीब 14 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेगा। 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग, जिसकी जरूरत थी। भारत की उस ऐतिहासिक उपलब्धि के 41 साल बाद शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे, जिसकी वजह से लखनऊ में रहने वाला उनका परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला को अपने बेटे की 6 साल की तपस्या याद आ रही है। खुशी बहुत है, खुशी अब उसका एम पूरा हो रहा है। उसने जिस मिशन के लिए तैयारी की थी 2019 से तैयारी कर रहा है, उसके लिए जो है अब तैयारी पूरी हो गई है और मिशन 8 तारीख को होना है और उसकी क्वारंटीन भी 24 तारीख को क्वारंटीन हो गए हैं। अब इनका 8 तारीख का मिशन शुरू हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि मिशन अच्छी तरह जो है पूरा होकर इनका मनोवांछित इच्छा पूरी हो और हम लोगों को भी जो है बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारा देश और प्रदेश सबके लिए जो है बड़ी गर्व की बात है कि मतलब जो है हमारा बच्चा जो है इस मिशन के लिए चयनित हुआ था और वो उसके सक्सेस हो रहा। ग्रुप कैप्टन की मां आशा शुक्ला ने अपने बेटे की उपलब्धि का पूरा श्रेय अपनी बहू को दिया। 1 साल से अपने बेटे के घर आने की राह देख रही इस मां का कहना है कि बेटे की कामयाबी में बहू का योगदान है। क्या वो तो एक अचीवमेंट अच्छा है ही है उस बच्चे के लिए। उसने जो है पूरे भारत में और सब जगह से अकेला चुना गया है तो गर्व तो होता ही है। बहुत गौरव की बात है हम लोगों के लिए। तो अच्छा लगता है, किसी का भी बच्चा हो जब इतनी ऊंचाइयों पे जाता है तो माँ बाप को ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके लिए दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि अच्छे से अच्छा वो सक्सेस हो के लौटे वहाँ से। बहू तो पूरी तरह से समर्पित है, वहीं है, साथ में ही है। बहू तो इस समय भी वहीं पे है और बहू का ही सहयोग सबसे ज़्यादा रहा है। अगर उसका सहयोग ना होता तो वो इतने बड़े मुकाम को नहीं छू पाता। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला AX4 मिशन के लिए चुने गए इकलौते भारतीय हैं।
बेटे की उपलब्धि पर फख्र कर रही मां का कहना है कि बचपन में उनके बेटे का रुझान न तो एयरफोर्स की तरफ था और न ही एस्ट्रोनॉट्स के तौर पर अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ। ये सपना कोई बचपन में नहीं देखा था, ये तो अचानक उसके दिमाग में कहाँ से आ गया पता नहीं। बचपन में कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी कि हाँ हमको एयरफोर्स में जाना है या स्पेस में जाना है या एस्ट्रोनॉट बनना है, ऐसा कभी बात ही नहीं घर में हुई थी। अचानक ये एनडीए में सिलेक्शन हुआ इसका और एनडीए के बाद एयरफोर्स में आ गए। एयरफोर्स के बाद टेस्ट पायलट बने, उसके बाद से जो है वो इसमें चले गए, इसरो में इनका हो गया सिलेक्शन। अपने आप सब इनका निर्बाध गति से होता ही चला गया अपने आप। साल 1985 में शुभांशु का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। उन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की। साल 1999 के कारगिल युद्ध की वजह से उन्हें सेना में शामिल होने के लिए प्रेरणा मिली। स्कूल के बाद उनका चयन एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो गया, जहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2006 में वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। 2019 में इसरो ने उन्हें गगनयान मिशन के लिए चुना और शुभांशु के पास 2000 घंटे की उड़ान का क्योंकि अनुभव है, ऐसे में वो सुखोई 30, MKI, MiG-21, MiG-29, जैगवार, हॉक जैसे विमानों को उड़ा चुके हैं। उन्होंने रूस के यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण लिया, बेंगलुरु में आगे की ट्रेनिंग की। 24 मई से क्वारंटीन शुभांशु शुक्ला 8 जून को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही वो नासा और इसरो के संयुक्त मिशन में भाग लेने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। इस मिशन के दौरान दूसरे एस्ट्रोनॉट्स की तरह शुभांशु को भी अंतरिक्ष में मानव जीवन की स्थिरता के अध्ययन का मौका मिलेगा। इस मिशन के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जीरो ग्रेविटी में शैवाल प्रजाति के जीवों के पनपने का अध्ययन भी किया जाएगा। इन प्रयोगों के जरिए ये पता लगाने की दरअसल कोशिश होगी कि अंतरिक्ष में इस प्रजाति का जैविक विकास धरती के मुकाबले कितना अलग होता है। ये मिशन भारत के साथ पोलैंड और हंगरी के लिए भी खास है, क्योंकि ये देश 40 साल बाद फिर से अंतरिक्ष यात्रा में भाग ले रहे हैं। एक्सियोम मिशन 4 भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक बड़ा कदम साबित होगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नेतृत्व में ये मिशन न सिर्फ भारत की वैज्ञानिक क्षमता को दिखाएगा, बल्कि गगनयान जैसे भविष्य के मिशंस के लिए रास्ता भी तैयार करेगा, क्योंकि ग्रुप कैप्टन इसरो के मिशन गगनयान का भी अहम हिस्सा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और उसी के साथ फिलहाल यहाँ इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।